اور लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के अफसर और जवान दिन रात कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जाम शहादत नोश कर रहे हैं। ये है वो जो एक चुपता हुआ सवाल जिसका हमें आज जवाब तलाश करना है। 2018 में मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा हो गया था, फिर हालात क्यों बिगड़े, फासले क्यों पैदा हुए, इन चुभते सवालों के जवाब तलाश करना होंगे। मसाइल को हकीकी तनाजुर में समझना होगा, सबको मिलकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में 17वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। पाकिस्तान में हामनी सूबाई जो मोहब्बतें हैं उनको जोड़ना, यकजहती उसको फ़रोग़ देना और तरक्की का प्रोजेक्ट है। इसको अगर मैं पैसा लगा दूंगा कि मुझे यकीन है कि पेशावर से लेकर कराची तक एक आवाज़ नहीं आई। अमन, इत्तेहाद और भाईचारा तरक्की की ज़मानत, सूबों के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय मजबूती की बुनियाद। सड़कों के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर तालीम, सेहत, रोजगार की सहूलतें और सनत की तरक्की मुमकिन नहीं। बेशुमार कुदरती वसाइल होने के बावजूद ये दौलत जमीन की तह और पहाड़ों में दफन है। मसाइल के हल के लिए मुल्क में बसने वाली तमाम अक़वाम एक खानदान की मानद एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान क्रिकेट टीमों के एहसास में इशाइया। वज़ीर आज़म की खिलाड़ियों से मुलाकात, नेक ख्वाहिशात का इजहार। क्रिकेट का खेल भाईचारे और अमन को फरोग देता है, खेल की असल रूह बरकरार रखने की जरूरत है। क्रिकेट महज खेल नहीं, अवाम को जोड़ने का सबब है। क्रिकेट सीरीज खेलों के गहरे ताल्लुकात और बाहमी एहतराम की अलामत है। जनूबी अफ्रीका ने क्रिकेट के अजीम खिलाड़ी पैदा किए हैं। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने भी अपने उम्दा खेल से मुल्क और कौम का नाम दुनिया भर में रोशन किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काहिरा में मिस्र के सदर अब्दुल फतह अल सीसी से मुलाकात। पाकिस्तान और मिस्र के दरीना तारीखी और बरादराना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मिस्र की क़यादत के कलीदी किरदार की तारीफ। सदर अब्दुल फतह अल सीसी ने दुनिया में उम्मत मुसलमा को दरपेश अहम चैलेंजेस में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का बाहमी स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने, अवामी रवाबित मजीद मजबूत बनाने, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और सलामती के लिए जामे सिक्योरिटी डायलॉग की अहमियत पर जोर। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। इजलास में काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग निज़ाम पर पेशरफ्त का जायजा। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म दहशतगर्द ग्रुपों कलादम TTP के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस अफगान राहदारियां बंद रहेंगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। ये अटेम्प्ट जो है दोस्त ममालिक की वसातत से किया जा रहा है। कतर और तुर्की के वो हमारे नहायत अजीज़ भाई हैं जो हमारी गुफ्तगू शुनीद हुई वहाँ पे। मुझे उनमें नज़र आया था कि वो कोई अमन चाहते हैं। उनकी शराइत जो हैं वो हमारे बारे में हुई तो इंशाअल्लाह ताला मुआहिदा ज़रूर होगा। अगर तय नहीं पाते तो फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। अफगान तालिबान रिजीम के साथ इस्तांबुल में मुज़ाकरात में मामलात तय नहीं होते तो नताइज सबके सामने होंगे। भारत अफगान रिजीम को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हमारी मुसल्लह अफवाज के जवान सरहदों की हिफाजत के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। हम चैन से सोते हैं क्योंकि हमारी सरहदें महफूज हाथों में हैं। पाकिस्तान ने 40 साल अफगानों की मेहमान नवाजी की। अब पाकिस्तान में जो भी आएगा वीजे के जरिए आएगा। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। पानी पाकिस्तान की सलामती, ज़राअत और मईशत की शहरग। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारत ने अफगान तालिबान के जरिए आबी जारहियत को हथियार बना लिया। भारत की अफगान तालिबान रजीम को $1 अरब माली इमदाद की पेशकश। अफगानिस्तान दरिया कुनट पर भारत के ताउन से डैम तामीर करके पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है। भारत की अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत नाकाबिल कबूल। किसी भी मुल्क को पाकिस्तान के आबी वसाइल पर दबाव डालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। चित्राल रिवर डाइवर्जन भारत अफगान आबी जारहियत के मजमूम मंसूबे को खाक में मिला देगा।
पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने आलमी मंजरनामा बदल दिया। मौखर अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी का एतराफ। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी और अस्करी डिप्लोमेसी की आलमी सतह पर भरपूर पजीराई। अमरीका, चीन, सऊदी अरब से ताल्लुकात में नए संगे मेल। पाकिस्तान सिफारती कामयाबियों की राह पर गामजन। अमरीकी जरीदे ने इस्लामाबाद को खित्ते का सिफारती फातिह करार दे दिया। पाकिस्तान की अस्करी और हुकूमती डिप्लोमेसी ने खित्ते में नई जहतें पैदा की। अमरीकी जरीदा। पीआईए का बरतानिया के लिए 5 साल बाद फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए बराह रास्त परवाज 273 मुसाफिरों को लेकर रवाना। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पीआईए की बरतानिया फ्लाइट ऑपरेशन का इफ्तिताह किया। पहले मरहले में मैनचेस्टर के लिए बरोज हफ्ता और मंगल परवाजें चलाई जाएंगी। दूसरे मरहले में लंदन के लिए परवाजें चलाई जाएंगी। पाकिस्तान एयरलाइंस की मैनचेस्टर फ्लाइट ऑपरेशन बहाली तारीखी कामयाबी है। हमने पीआईए के मयार को दोबारा बहाल किया। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने कलीदी किरदार अदा किया। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। वजीर आजम की पीआईए की मैनचेस्टर के लिए बराह रास्त परवाजों के आगाज पर मुबारकबाद। ख्वाजा आसिफ, सिविल एविएशन अथॉरिटी, पीआईए और मुताल्लिका इदारों की तारीफ। पाकिस्तान के हर इदारे में इस्लाहात से बेहतरी का सफर तेजी से जारी है। बराह रास्त परवाजों की बहाली से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एयर पंजाब को जल्द फाल करने का हुक्म। एयर पंजाब फेज 1 की तकमील के लिए इक़दाम तेज करने की हिदायत। जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर हासिल करने का फैसला। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ्लाइट रूट पर इत्तेफाक। मंसूबा अवाम को मयारी, महफूज और सस्ती फ़ज़ाई सहूलत फराहम करेगा। मरियम नवाज। कानूनी तौर पे 190 मिलियन पाउंड का केस है करप्शन का, मेगा करप्शन का, पानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ। उसका जवाब ये नहीं है कि ये मजहब को बीच में लाए और कहें जी देखें हम रियासत मदीना की बात करते थे इसलिए हमारे साथ ये हो गया। उसका जवाब ये है कि काबीना में बंद लफाफा क्यों आया। तो गवर्नमेंट का एक फुल एंड फाइनल फैसला है और उस पर बाकायदा कानूनी तौर पे आरा भी ली गई हैं। 2021 की हुकूमत में जब पाबंदी आई तो वो एक शर्तनामा था जिस पे दस्तखत किए गए थे कि ये वायलेशन नहीं होगी और अगर की गई तो आप बैन कर दीजिएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, सूबे के अवाम की खिदमत से कासिर। पीटीआई से लूट मार का जवाब मांगा जाए तो वो इल्जाम तराशी पर उतर आते हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा है। बताना होगा कि मलिक रियाज को इतनी बड़ी रियायत क्यों दी गई। कलअदम टीएलपी की दहशतगर्दी के शवाहिद पंजाब हुकूमत ने दिए। सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए भरपूर इकदाम जारी हैं। मुतासिर इलाकों में नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की वजीराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान उभरती हुई मईशतों में शामिल। मोहम्मद नवाज शरीफ ने आलमी दबाव मुस्तरद करके मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान को मार्का हक में अजीम कामयाबी मिली। हम मुल्क बनाने और संवारने वाले हैं। पीटीआई ने झूठे नारों के जरिए नौजवान नस्ल को गुमराह किया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपीपी आज़ाद जम्मू कश्मीर पार्लिमानी ग्रुप का इजलास। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल, अवामी मसाइल, तंजीमी ढांचा बेहतर बनाने पर गुफ्तगू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर के रहनुमाओं ने सियासी सूरत हाल पर तजावीज़ से आगाह किया। पाकिस्तान काज़ाकिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी मुश्तरका मश्क दोसारम पंजुम इख्तिताम पसीर। दोनों मुल्कों की अफवाज का पेशा वराना महारत का शानदार मुजाहिरा। कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशन स्कूल तकरीब के मेहमान खुसूसी काज़ाकिस्तान के सफीर और डिफेंस अताशी की भी शिरकत। 2 हफ्ते जारी रहने वाली मुश्तरका मश्क का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी में महारत और तरीक़ाकार मजीद बेहतर बनाना था। ISPR। DGISPR का मर्दान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और मदारिस का दौरा। असातिज़ा और तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। मार्का हक, हालिया पाकिस्तान अफगान कशीदगी और सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और खवारिज के खिलाफ मुअस्सर इकदाम किए। दुश्मन की किसी भी जारियत के खिलाफ मुसल्लह अफवाज और अवाम सीसा पिलाई दीवार साबित होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी।
पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा में पेश गोदी मीडिया के झूठ पे नकाब। वजारत इत्तलात और नशरियात ने भारतीय खबररसां इदारे ANI की पाकिस्तान मुखालिफ मन घड़त रिपोर्ट का पोल खोल दिया। भारतीय नेटवर्क का मकसद आलमी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करना है। ANI की रिपोर्ट पाकिस्तान को बदनाम करने की फाशिस्ट मोदी की बदनाम रियासती मुहिम का तसलसल। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत कभी कबूल नहीं करेंगे। आज़ादी की जद्दोजहद मंतक़े अंजाम तक पहुंचा कर दम लेंगे। भारतीय कब्जे के खिलाफ 27 अक्टूबर को यौम सियाह भरपूर अंदाज में मनाएंगे। जलसे, जुलूस, रैलियां और भारत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। जबरो ताकत से कभी अमन कायम नहीं किया जा सकता। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार का वोट चोरी स्कैंडल एक बार फिर बेनकाब। SIT रिपोर्ट में वोटर लिस्ट में मुनज्जम हेराफेरी का इंकशाफ। कर्नाटक इंतखाबात से कबल वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल। हजारों वोटर्स के नाम जाली तौर पर हज़फ किए गए। 75 मोबाइल नंबर से जाली अकाउंट्स के जरिए 6000 दरख्वास्तें जमा। हर वोट हज़फ करने पर 80 रुपए अदा किए गए। बीजेपी रहनुमाओं के घरों से लैपटॉप, रिकॉर्ड्स और अदायगियों के शवाहिद बरामद। राहुल गांधी ने स्कैंडल को जमहूरियत पर हमला करार दिया। शफाफ तहकीकात का मुतालिबा। गजा अमन मुआहिदे के बावजूद सिहूनी बर्बरियत न थम सकी। 2 रोज के दौरान 19 फलस्तीनी शहीद। जनूबी गजा में इस्राएली फोर्सेस की फायरिंग से एक बच्चे समेत 3 फलस्तीनी जख्मी। गजा शहर में 83% इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। गजा में महासिर और ग़िज़ाई पाबंदियों का सिलसिला जारी है। इसराइल ने गजा में चिकन और गोश्त की फराहमी को कैदियों की लाशों से मशरूत कर दिया। हमास और दीगर फलस्तीनी तंजीमों का गजा को टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इत्तफाक। गजा में इमदादी सामान की तरसील में इसराइली रुकावटें बरकरार। जंगबंदी के 2 हफ्ते बाद भी नाकाबंदी से हर तरफ भूख और प्यास। रफा बॉर्डर बंद होने से हजारों फलस्तीनी तिब्बी इमदाद के मुंतज़िर। इसराइल का जनूबी लबनान में ड्रोन हमला, 2 अफराद जाँ बहक। थाईलैंड की साबिक मलिका और मौजूदा बादशाह की वालिदा सिरिकट का 93 बरस की उम्र में इंतकाल। मलिका सिरिकट कई 2019 से अस्पताल में जेर इलाज थी। थाई शाही खानदान और दरबारी अमले के लिए 1 साला सोग का ऐलान। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का मलिका सिरिकट के इंतकाल पर इजहार अफसोस। थाई बादशाह, शाही खानदान और अवाम से इजहार हमदर्दी। भारत में गैर मुल्की खिलाड़ी भी महफूज न रहे। इंदौर में ICC विमेंस वर्ल्ड कप के लिए मौजूद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के साथ मोटरसाइकिल सवार की नाजेबा हरकत। भारत के इंतहाई नाकिस इंतजामात पर दुनिया भर में तनकीद, वाकई की शदीद मजम्मत। भारतीय इंतजामात पर संजीदा सवालात ने जन्म ले लिया। गिरफ्तार मुलजिम का इससे पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। In the air and into the hands. Going on the attack early is Sinelis Sutherland. South Africa are in serious ICC विमेंस वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से हरा दिया। 98 रन का आसान हदफ 16.5 ओवर्स में 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। मेगा इवेंट का सेमीफाइनल लाइनअप भी मुकम्मल। बुध को पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। जुमेरात को दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और भारत होंगे मध्य मुकाबले। विमेंस वर्ल्ड कप देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। with precision. Up to this point actually has been good enough. Messi out to Suarez. Suarez back to Messi! अमेरिकन मेजर लीग सॉकर इंटर मियामी ने नेशविल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। लियोनेल मेसी के 2 गोल, 1 गोल में मुआवनत भी की। इंटर मियामी की यह मुसलसल 6ठी कामयाबी है। About who's going to win game 1. और इटली के शहर मिलान में टिम्बर स्पोर्ट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। ऑस्ट्रेलिया ने मुसलसल 6ठी मर्तबा टीम टाइटल में गोल्ड मेडल जीत लिया। 4 मरहलों पर मुश्तमिल फाइनल सिर्फ 47.45 सेकंड्स में मुकम्मल किया। स्वीडन की टीम 10 सेकंड्स के फर्क से चांदी के तमगे की हकदार ठहरी। कांसी का तमगा पोलैंड के हिस्से में आया।
السلام علیکم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ آپ رہیے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ۔ ایمان اتحاد تنظیم، سیاست اور خدمت، قومی وحدت بے مثال، پیار دردمندی درگزر، ہے مذہبی ہم آہنگی باکمال، مختلف ثقافتوں کا حسین امتزاج، یہ ہے میرا آپ سب کا، ہم سب کا پاکستان۔ بریک کے بعد خبرنامے میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ بلوچستان منفرد تاریخ، ثقافت اور روایات کا حامل خطہ ہے۔ وفاق بلوچستان کے عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام آباد میں نیشنل ورکشاپ کے 17ویں سیشن کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی پائیدار ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اتحاد اور بھائی چارے کے جذبے سے آگے بڑھا جائے۔ تفصیل آغا مسعود خالد کی رپورٹ میں دیکھیے۔ بلوچستان ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ہمیں امن، اتحاد اور محبت کے جذبے سے آگے بڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان ایک عظیم ملک بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ مسائل کے حل کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم خود پر یقین رکھیں اور ملک میں بسنے والی تمام اقوام ایک خاندان کی مانند ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھے۔ ایک بات شرط اول ہے کہ یہ یقین کہ یہ ہمارا پاکستان گھرانہ ہے، ہم نے کہیں آگ لگے گی تو اس کو مل کر بجھانا ہے، اور امن کو، ترقی کو اپنا مشعل راہ بنانا ہے، اس کو فروغ دینا ہے، اور اس کے لیے ہمیں یکجہتی، محبت، اظہار، قربانی سے کام لینا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قدرت نے بلوچستان کو ایسی جغرافیائی ساخت دی ہے کہ کم آبادی اور وسیع فاصلے اپنی نوعیت کا چیلنج ہیں۔ بے شمار قدرتی وسائل ہونے کے باوجود یہ دولت زمین کی تہوں اور پہاڑوں کے نیچے دفن ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان کے عوام ترقی اور خوشحالی کے سفر میں برابر کے شریک بنے۔ اس وقت روڈ جو ہے، جو کراچی سے چلتی ہے اور چمن تک جاتی ہے، ہر روز وہاں پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، مسافر جو ہیں وہ بیچارے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ 350 ارب روپے اس کا تخمینہ ہے، اس کو دو رویہ کرنے کے لیے۔ ایک موقع کے اوپر تیل کی قیمتیں نیچے آئیں، حساب لگایا تو کوئی سال کا 180 ارب روپے اگر میں ریٹین کر لوں تو یہ خونی روڈ، یہ امن کی روڈ میں بدلی جا سکتی ہے۔ میرا اس فیصلے کا مقصد ایک ہی ہے کہ پاکستان میں ہارمنی، صوبائی جو محبتیں ہیں ان کو جوڑنا، یکجہتی اس کو فروغ دینا، اور ترقی کا پروجیکٹ ہے، اس کو اگر میں پیسہ لگا دوں گا کہ مجھے یقین ہے کہ پشاور سے لے کے کراچی تک ایک آواز نہیں آئی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آج بلوچستان، خیبر پختونخوا اور دیگر علاقوں میں دہشت گردی کی آگ دوبارہ بھڑک اٹھی ہے۔ معصوم شہری اور سیکیورٹی اداروں کے افسر اور اہلکار اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں تاکہ امن بحال ہو سکے۔ دہشت گردی کا 2018 میں مکمل خاتمہ ہو چکا تھا، مکمل۔ تو کیا وجہ ہے کہ دوبارہ یہ دہشت گردی کی آگ ملک میں دوبارہ بھڑک اٹھی ہے؟ افواج پاکستان کے افسر، جوان اور لا انفورسنگ ایجنسیز کے افسر اور جوان دن رات قربانیاں دے رہے ہیں، جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ جو ایک چپتا ہوا سوال جس کا ہمیں آج جواب تلاش کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اگر ہم محبت، اتحاد اور بھائی چارے سے کام لیں تو بلوچستان سے کراچی اور پشاور تک ترقی کی راہیں کھل سکتی ہیں، اور یہی دراصل وفاق کی حقیقی روح ہے۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے قاہرہ میں مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی سے ملاقات کیا۔ ISPR کے مطابق اتحاد یہ صدارتی محل میں ہونے والی ملاقات میں پاکستان اور مصر کے درمیان دیرینہ تاریخی اور برادرانہ تعلقات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے مصری قیادت کے کلیدی کردار کی تعریف کی۔ مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی نے دنیا اور امت مسلمہ کو درپیش اہم چیلنجز میں پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔
दोनों रहनुमाओं ने बाहमी स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने और अवामी राबते मजीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान तमाम शोबों, खासतौर पर समाजी, इक्तिसादी, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के उमूर में ताउन बढ़ाने के बाहमी जज्बे का इजहार किया गया। फरीकैन ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और सलामती के लिए जामे सिक्योरिटी डायलॉग की अहमियत पर भी जोर दिया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज इस्तांबुल में हो रहा है। इजलास में ठोस निगरानी के काबिल तस्दीक निज़ाम की क़यादत पर बात होगी। कतर और तुर्की की सालिसी में मुज़ाकरात के पहला दौर दोहा में हुआ था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फायरबंदी हुई थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक ठोस और काबिल तस्दीक तरीक़ाकार के क़याम की हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि दरियाए कुन्नर से मुतालिक आलमी क़वानीन की पासदारी करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि इस्तांबुल में दोस्त ममालिक की वसातत से बातचीत का अमल जारी है। अगर मामला तय नहीं होते तो नताइज सबके सामने होंगे। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। वज़ीर दिफा ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के जवान सरहदों की हिफाजत के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। हमने 40 साल अफगानों की मेहमान नवाजी की। जिन अफगानों से दोहा में मुज़ाकरात किए उनकी परवरिश भी पाकिस्तान में हुई। भारत अफगान रजीम को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ये अटैम्प्ट जो है दोस्त ममालिक की वसातत से किया जा रहा है, कतर और तुर्की के। वो हमारे नहायत अजीज़ भाई हैं और वो बड़े खलूस के साथ जो है इस एफर्ट में लगे हुए हैं। जो वहाँ पे हम 14-15 घंटे की जो हमारी गुफ्तगू शनीद हुई वहाँ पे, मुझे उनमें नज़र आया था कि वो कोई अमन चाहते हैं। किन शराइत पे हम चाहते हैं ये ऐसा ऐसा कुछ वहाँ पे वाजे हुई, कुछ ये आज जो बातचीत हो रही है उसमें वाजे हो जाएंगी। उनकी शराइत जो है हमारे बारे में हुई तो इंशाल्लाह ताला मुआहिदा ज़रूर होगा। लेकिन एक बात यह है, मैं कहता चलूँ कि हमने उनकी 40 साल जो है मेहमान नवाजी की है और आज भी इस वक्त भी जो है 40 लाख जो है या कुछ कम हो गए होंगे अफगान यहाँ पे बैठे हुए हैं। उन्होंने पाक सरजमीन से अपनी रोज़ी जो है कमाई है और 3 नस्लें यहाँ पे जवान उनकी हो गई हैं। जिन लोगों से हम बात कर रहे थे दोहा में, उस सारे के सारे पाकिस्तान में जवान हुए थे। तो ये मेरी कम से कम समझ में नहीं आता कि जहाँ पे इतना ताल्लुक़ हो, जहाँ पे इतनी ज़्यादा मेहमान नवाजी एक कौम ने की हो, आप उस कौम के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी को सपोर्ट करें। बस एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते तो फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। इत्तलात और नशरियात के वफाकी वज़ीर अताउल अतारर ने कहा है कि PTI से उनके दौर में होने वाली लूट मार का जवाब मांगा जाए तो वो नाराज होकर इल्जाम तराशी पर उतर आते हैं। वज़ीराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला आज भी अपने सूबे के अवाम की खिदमत से कासिर हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद सूफियान। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल अतारर ने वजीराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का केस है। इसका जवाब ये नहीं कि हम रियासत मदीना की बात करते हैं, इन्हें ये बताना है कि मलिक रियाज को इतनी बड़ी रियायत क्यों दी और कौम के पैसे का ज़या क्यों किया। यहाँ तक तरीके हिसाब की बात है, कानूनी तौर पे 190 मिलियन पाउंड का केस है करप्शन का, मेगा करप्शन का बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ। उसका जवाब ये नहीं है कि मजहब को बीच में लाए और कहें जी देखिए हम रियासत मदीना की बात करते थे इसलिए हमारे साथ ये होके। उसका जवाब ये है कि काबीना में बंद लफाफा क्यों आया, वो पैसा कौम का पैसा था, हुकूमत पंजाब हुकूमत सिंध को आना था, तो उसका जवाब कानूनी तौर पे दिया जाए। अब उसका जवाब देते नहीं हैं और उलझाते हैं और तरह की बातों के तहत। उन्होंने कहा कि TLP के खिलाफ दहशत फैलाने के काफी शवाहिद पंजाब हुकूमत ने दिए हैं। PTI दौरे हुकूमत में भी TLP ने मशरूत मुआहिदा किया था जिसकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। जो पंजाब हुकूमत ने वफाकी काबीना को पूरा एक पलंदा भेजा और उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बवाल मौजूद था दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का, और उस SHO जिसको 21 गोलियां गाड़ी से उतार के मारी गई, तद पुलिस वाले जख्मी हुए। देखिए ये अब जो केस इस पे बिल्ड हुआ है उसमें ये बात भी शामिल है कि 2021 की हुकूमत में इन पर पाबंदी आयद की थी और जब इमरान खान साहब की हुकूमत ने पाबंदी आयद की तो वो एक शर्तनामा था जिस पे दस्तखत किए गए थे कि ये वायलेशन नहीं होगी और अगर की गई तो आप बैन कर दीजिएगा। तो वो एक ट्रेडिशनल या मशरूत तब इन पे बैन लिफ्ट हुआ था
बट उसकी भी वायलेशन है, बाकी भी वायलेशंस हैं। वफाकी वजीर ने कहा कि सैलाब मुतासरीन के लिए हुकूमत बेहतरीन इकदामात कर रही है। सैलाबजदा इलाका जात में नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। इससे कबल वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने चौधरी शुजात हुसैन के बहनोई और चौधरी परवेज इलाई के हमजुल्फ जावेद इकबाल चट्ठा की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया और मरहूम की रूह के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ भी की। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। नाज़रीन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने 5 बरसों के बाद बरतानिया के लिए डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं नवाब अली शाह। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बरतानिया के शहर मैनचेस्टर के लिए नॉन स्टॉप फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसके तहत हफ्ते में 2 फ्लाइट्स इस्लामाबाद से मैनचेस्टर जाएंगी। मैनचेस्टर फ्लाइट ऑपरेशन बहाली की तकरीब का इफ्तिताह वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने किया। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि मैनचेस्टर फ्लाइट ऑपरेशन हुकूमत की सख्त मेहनत का नतीजा है। हमारी हुकूमत ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर पाकिस्तान के हवाबाजी के अदारों को मुकम्मल इख्तियारात और वसाइल फराहम किए। ये बात बाइस फ़ख्र है कि हमने अपने मेयार को इस कदर बुलंद किया कि यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA को PIA पे एतमाद बहाल करना पड़ा। तकरीब से खिताब करते हुए इस्लामाबाद में बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मेरिट ने कहा कि ये बहुत खुशी की बात है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को मुबारकबाद पेश करती हूँ। Trade, the transactions, the business, the family connections, the people links between our two countries will always endure, and I'm delighted to be here today helping wave off a flight that is going to link families back together and increase those business links. So मैनचेस्टर फ्लाइट ऑपरेशन बहाली की तकरीब में PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, DG सिविल एविएशन अथॉरिटी और सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली ने भी खिताब किया। तकरीब में वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने मैनचेस्टर फ्लाइट ऑपरेशन बहाली में अपना किरदार अदा करने पर आला हुकाम को शील्ड्स भी पेश की। लाइन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए PIA की डायरेक्ट फ्लाइट इस बात की नवीद है कि PIA जल्द ही अपना खोया हुआ मकाम वापस ले लेगा। PTV न्यूज़ के लिए इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नवाब अली शाह। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी एयरलाइन PIA की इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए बराह रास्त परवाज़ों के आगाज़ पर पूरी कौम बिलखुसूस बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, सिविल एविएशन अथॉरिटी PIA और मुतल्लिक़ा इदारों के हुकाम की काविशों की तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान का पूरी दुनिया में तशख़्ख़ुस बहाल हो रहा है। PIA की बराह रास्त परवाज़ों से बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी मुस्तफ़ीद होगी। उन्होंने कहा कि पाबंदी की वजह से PIA की साख को नुकसान पहुंचा, जिसको कई बरस की मेहनत के बाद बहाल किया गया। बराह रास्त परवाज़ों की बहाली से दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के हर इदारे में इस्लाहात से बेहतरी का सफ़र तेज़ी से जारी है। सदर आसिफ अली जरदारी से आज़ाद जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले पार्लिमानी रहनुमाओं ने मुलाकात की। आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में पार्टी के किरदार से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, पीपल्स पार्टी ख़वातीन विंग के सदर फरियाल तालपुर और पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सदारत में पंजाब की एयरलाइंस प्रोजेक्ट का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने एयर पंजाब प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द फंक्शनल करने का हुक्म देते हुए जदीद और आरामदेह तैयारे लीज पर लेने की हिदायत की। वज़ीर आला को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि एयर पंजाब इब्तदाई मरहले से लाहौर से इस्लामाबाद रूट पर प्रवास चलाएगी। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए फौरी इक़दामात की भी हिदायत की। मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि मार्का हक़ की तरह मार्का तरक्की और खुशहाली में कामयाबी हासिल करेंगे। वो नारोवाल मेडिकल कॉलेज की तकरीब से खिताब कर रहे थे। इसकी तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। नारोवल में मेडिकल कॉलेज की तकरीब से खिताब करते हुए मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि नफरत और तकसीम की सियासत ने लोगों के दरमियान फासले पैदा किए और तरक्याती मनसूबों के अमल को रोका गया। उन्होंने कहा कि माजी में उन पर झूठे मुकदमात बनाए गए और उनको सजा दिलवाई गई। आज अल्लाह का निज़ाम देखें कि अल्लाह की लाठी कितनी बेआवाज़ होती है कि जिस शख्स ने वो झूठा मुकदमा बनाकर मुझे अडयाला जेल में बंद किया था, आज उसी सेल के अंदर वो खुद मुकीम है कि जिस सेल में उसने मुझे डाला हुआ था। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि नारोवल सेहत, खेल और तालीम के हवाले से मिसाल बन चुका है। मुल्क के तूलो अर्ज में आज तरक्की का सफर जारी है। उन्होंने कहा कि माशी लिहाज से भी कामयाबी हासिल करेंगे। You don't have to live by your watch,
Your compass should always guide you that which is the right path to go. جائیں ڈاکٹر بنیں, بیرون ملک بھی جائیں, اعلیٰ تعلیم حاصل کریں, but also have a purpose in life. What will you do? مارکہ حق کی کامیابی کو اگر ہم نے مستقل بنانا ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں مارکہ ترقی کا مقابلہ اور میچ بھی جیتنا ہے. وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ سیلاب کے دوران وفاقی اور پنجاب حکومت نے بہترین کام کیا اور متاثرین تک پہنچ کر ان کی امداد کو یقینی بنایا. اس موقع پر برطانیہ سے آئے ڈاکٹر انصر حیات اور ڈاکٹر سعدیہ نے اظہار خیال کرتے ہوئے طلباء کو مستقبل کے حوالے سے میڈیکل شعبے میں پائے جانے والے جدید رجحانات کے حوالے سے آگاہ کیا. سفینہ اقبال, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں پی 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 آزاد جموں کشمیر پارلیمانی گروپ کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پی 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 آزاد جموں کشمیر کے رہنماؤں کے درمیان وادی کی سیاسی صورتحال سے متعلق بات چیت ہوئی. ملاقات میں تنظیمی انفراسٹرکچر کو مزید بہتر بنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ضلع جنگ سے تعلق رکھنے والے خانوادہ دربار سلطان باہو کے صاحبزادہ زین سلطان کی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی ہے. صاحبزادہ زین سلطان نے پاکستان پیپلز پارٹی میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کیا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے انہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت پر خوش آمدید کہا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے مردان کی مختلف یونیورسٹیز اور مدارس کے اساتذہ اور طلباء سے خصوصی نشست میں گفتگو کی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے مارکہ حق پاک افغان کشیدگی اور موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی اور خوارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے ہیں. طلباء اور اساتذہ نے پاک فوج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ خیبر پختونخوا کے نوجوان ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ ہیں. I'm so very impressed with your observation and the question you raised to the General Sahab, DG ISPR, and you heard, I myself, we heard, and very comprehensive facts and figures about terrorism and the current situation the country is faced with, the challenges and the remedies that you asked about as well. میسج جو ہم لے کے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ فیکٹس بیسڈ نالج ملا ہے. دیر آر سو مینی ایمبیگوٹیز جو کہ اسٹوڈنٹس کو اباؤٹ دی پاکستان آرمی تھی وہ اب ساری جو ہیں وہ کلیئر ہو چکی ہیں. بدی تاسو کتیش په میډیا باندې بلا پروپاګاندا دي د زموږ د فوج باره کې زموږ د ادارو باره کې روز او شپه دي نه ګوري دي په بارډر باندې ولاړ زموږ لپاره جنگيږي. اوس ریسنټلی تاسو کتیش دي د انډیا سره څنګه مو توړ جواب ورکړو. Very impressed with your observation and the question. ناظرین، بھارت کے خلاف عظیم فتح ہو یا سفارتی محاذ پر کامیابیاں ہوں اور پھر یہ تیزی سے مستحکم ہوتی معیشت، یہ سب بہترین حکومتی حکمت عملی اور کامیاب پالیسیوں کی بدولت ممکن ہوا، جس کا اعتراف امریکی جدید فارن پالیسی نے اپنی رپورٹ میں کیا ہے. رپورٹ نے پاکستان کو ملنے والی کامیابیوں کو مشہور زمانہ ہنری کسنجر کی حکمت عملی سے تعبیر کیا ہے. تفصیل عمران منصف خان سے. دفاعی، سفارتی اور معاشی میدان میں پاکستان کو ملنے والی کامیابیوں کا احاطہ کرتے ہوئے امریکی جریدے فارن پالیسی نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ مارکہ حق اور آپریشن بنیادن مرصوص پہ ملنے والی تاریخی کامیابی کے بعد حکومتی اور عسکری قیادت نے جس طرح مل کر عالمی سطح پر پاکستان کے بیانیے کو اجاگر کیا، اس سے ملکی تصویراتی شراکت داری کو نئی جہت ملی. پاک امریکہ تعلقات میں نئے دور کا آغاز ہوا. مسئلہ کشمیر پر صدر ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش سے بھارت کا موقف کمزور ہوا. ایک طرف بھارت کی طرف سے پاکستان کو سفارتی میدان میں تنہا کرنے کا بیانیہ اور دوسری طرف پاکستان کی سفارتی محاذ پر ملنے والی غیر معمولی کامیابیوں نے ماہرین کو حیران کر کے رکھ دیا. رپورٹ میں لکھا ہے کہ وطن عزیز کو ملنے والی ایک اور اہم کامیابی سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدہ تھا، جس نے خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کر دیا اور جنوبی ایشیا میں پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت دگنی ہو گئی. سعودی پاکستانی دفاعی معاہدے نے دونوں ممالک کے تعلقات کو نیٹو طرز کے فریم ورک میں ڈھال دیا، جس کے مطابق ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور ہوگا. برادر ملک ترکیہ کے ساتھ پاکستان کا دفاعی اور تجارتی تعاون کا فروغ، ملیشیا کے ساتھ دفاعی شعبے میں معاہدہ، ایرانی صدر کے دورہ پاکستان میں توانائی اور تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے سمجھوتے اور پاکستان کے آزمودہ دوست چین کے ساتھ تجارتی تعلقات مزید مستحکم بنانا خارجہ تعلقات میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. آذربائیجان اور ازبکستان سمیت وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ وقت کے ساتھ گہرے ہوتے اقتصادی اور تجارتی تعلقات اب نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں. IMF کے ساتھ حالیہ سٹاف لیول معاہدہ پاکستان کی میکرو اکنامک پالیسی پر اعتماد کا اظہار ہے. سفارتی میدان میں پاکستان کی ایک اور بڑی کامیابی دنیا کی بڑی فوجی اور معاشی طاقتوں کے ساتھ ایک متوازن پالیسی ہے. ایک طرف امریکہ روس کے ساتھ اچھے تعلقات تو
दूसरी तरफ चीन के साथ तस्वीराती शराकतदारी पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारती हिकमत अमली का नतीजा है। फॉरेन पॉलिसी रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के बाद कमजोर होने वाले पाक अमरीका ताल्लुकात में ट्रम्प की हिमायत के बाद एक नए दौर का आगाज हुआ है। पाकिस्तान को मिलने वाली ये कामयाबी वक्ती हो या देर पा, पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटेजिक हैसियत को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर लिया है और अगर वो दरपेश चैलेंजेस से मौसर तौर पर निमट ले तो ये सिफारती मौजूदात एक नए दौर का पेशखेमा साबित हो सकते हैं। इमरान मसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। मार्के हक में शिकस्त के बाद भारत ने अफगान तालिबान के जरिए आबी जारहियत को हथियार बना लिया है। भारत ने तालिबान रजीम को $1 अरब अमरीकी इमदाद की पेशकश की है। तालिबान रजीम दरियाई कुनर पर भारत के ताउन से डैम तामीर करके पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है। इंडिया टुडे के मुताबिक भारत अफगान रजीम को माली और तकनीकी मुआवनत फराहम करके मुख्तलिफ डैम्स तामीर करा रहा है। भारत की अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत नाकाबिल कबूल है। किसी भी मुल्क को पाकिस्तान के आबी वसाइल पर दबाव डालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पानी पाकिस्तान की सलामती, ज़राअत और मईशत की शहरग है। पाकिस्तान किसी भी किस्म की आबी जारहियत के बारे में वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ रखता है। आबी और कानूनी माहिरीन के मुताबिक भारत अफगान आबी गठजोड़ पर पाकिस्तान जामे दिफाई हिकमत अमली पर गौर कर रहा है। चित्राल रिवर डाइवर्जन प्रोजेक्ट हिकमत अमली में सबसे अहम कदम है। चित्राल रिवर डाइवर्जन भारत अफगान आबी जारहियत के मज़मूम मंसूबे को खाक में मिला देगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुसद्दका खुफिया इतला पर शुमाली वजीरिस्तान के इलाके झलार में एक बड़ा दहशतगर्दी करने का वाकया नाकाम बना दिया और इलाके को मुमकिन बड़ी तबाही से बचा लिया। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द एक गाड़ी में खुदकुश हमला करने के लिए धमाका खेज मवाद तैयार कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारिजी दहशतगर्दों के ठिकाने को घेरे में लेकर निहायत दुरुस्त अंदाज में कार्रवाई की, जिसमें खुदकुश हमले के लिए तैयार की जाने वाली गाड़ी को तबाह कर दिया गया। इस ऑपरेशन में 3 फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द भी जाननुम हासिल कर दिए गए। मुल्क भर से बैरूनी सरपरस्ती और हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम जारी हैं। और नाज़रीन, कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी की तारीख जबर और जुल्म की दास्तान है। इस तहरीक का आगाज़ उस वक्त हुआ जब 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने गैर कानूनी तौर पर वादी में अपनी फौजें तैनात कर दी। रिपोर्ट करेंगी फरदा सलीम। क़याम पाकिस्तान के बाद रियासत जम्मू कश्मीर का मामला सामने आया तो कश्मीरियों के तहरीक आज़ादी के तवील और मुश्किल सफर का आगाज हुआ, जो आज भी जारी है। ये तहरीक न सिर्फ खित्ते की सियासी बल्कि सकाफती और समाजी पहलुओं पर भी असरअंदाज होती रही और कश्मीर आवाम की खुद मुख्तारी और हकूक के हसूल के लिए मौसर आवाज भी साबित हुई। 1965 की पाक भारत जंग के बाद कश्मीरियों में आज़ादी की तहरीकें जोर पकड़ने लगी। कश्मीर में इंसानी हकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों के बाइस इस तहरीक को आलमी सतह पर शनाख्त मिली। इस तहरीक का बुनियादी मकसद कश्मीरियों को हक खुद इरादियत का मुतालबा है, जिसके जरिए वो अपने मुस्तकबिल के फैसले खुद करने के अहल हों। भारतीय फौज की गासबाना सोच और वहशियाना तशद्दुद तहरीक आज़ादी को हर गुजरते लम्हे एक नई सोच, हिम्मत और हौसले का जवाब फराहम करती है, ताकि वो अपने हकूक के हसूल के लिए हर मुमकिन इक़दामात करें और ये जदोजहद जारी रहे। 27 अक्टूबर जो है, इस रोज तो भारत ने कश्मीर पे अपनी फौजें उतारी थी। आज तक जो है ना भारत वहाँ पे नाजायज़ तौर पे काबिज है, लेकिन कश्मीरियों ने इस कब्जे को आज तक तस्लीम नहीं किया और हज़ारों लाखों जानों की कुर्बानियाँ दी हैं और अपनी हर तरह की कुर्बानियाँ दी। इस सर्दी के शदीद मौसम में भी वो उनके घर जला दिए जाते हैं। वो शदीद सर्दी के मौसम में पहाड़ों में खुले मैदानों में पनाह लेने पर मजबूर हो जाते, लेकिन उनके जज्बा जो है आज़ादी उसको ज़रा सा भी कम नहीं हुआ। आज 78 साल गुजरने के बाद भी भारत जो है कश्मीरियों के जज्बे को सर्द नहीं कर सका। उसने तमाम मज़ालिम ढाए, लेकिन कश्मीरियों का जज्बा बरकरार है। 5 अगस्त 2019 को भारत ने आर्टिकल 370 को मंसूख कर दिया, जिसके नतीजे में कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म हो गई। इस इकदाम से भी कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी की शिद्दत में इजाफा हुआ और अवामी सतह पर खौफ और बेएतमादी की फिजा पैदा हुई। कई मुमालिक ने कश्मीर के मामले पर तशवीश का इजहार किया और इंसानी हकूक की सूरत हाल पर तवज्जो देने पर भी जोर दिया। भारतीय गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर के बासी आज भी अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं और भारतीय अफवाज के जुल्म सितम का सामना कर रहे हैं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि भारत ने न सिर्फ मकबूजा वादी में इंसानी हकूक को पामाल किया है, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को भी मानने से इनकारी है। ये तर्ज अमल आलमी बरादरी के लिए भी लम्हा फिक्रिया है। फरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने 27 अक्टूबर को कश्मीर की तारीख का एक स्याह तरीन दिन करार देते हुए कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों पर जोर दिया है कि वो अपने मादरे वतन पर मुसलसल गैर कानूनी भारतीय कब्जे के खिलाफ इस दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाएं।
کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے نائب چیئرمین غلام احمد گلزار نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ کشمیری غیر قانونی بھارتی قبضے کو کبھی قبول نہیں کریں گے اور اپنی آزادی کی جدوجہد کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا کر دم لیں گے. انہوں نے مقبوضہ جموں کشمیر، آزاد جموں کشمیر، پاکستان اور دنیا بھر میں موجود کشمیریوں پر زور دیا ہے کہ وہ 27 اکتوبر کو جلسے جلوسوں، ریلیوں اور بھارت مخالف احتجاجی مظاہروں کا انعقاد کریں. آزادی پسند تنظیموں نے سری نگر اور دیگر علاقوں میں پوسٹرز چسپاں کیے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے تقسیم بر صغیر کے فارمولے اور کشمیری عوام کی امنگوں کے خلاف جموں کشمیر میں اپنی فوج اتار کر اس پر قبضہ کر لیا تھا. پوسٹرز میں کشمیریوں پر زور دیا گیا کہ وہ اپنے مادر وطن پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف 27 اکتوبر کو یوم سیاہ منائیں. کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائس عمر فاروق نے ضلع بٹگام کے علاقے چرار شریف میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کے دوران کہا کہ جبر و طاقت سے کبھی بھی امن قائم نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ پائیدار امن و استحکام کی راہ صرف اور صرف باہمی احترام، انصاف اور بات چیت کے ذریعے ہی ہموار کی جا سکتی ہے. پاکستان اور قازقستان کی مسلح افواج کے درمیان انسداد دہشت گردی کی مشترکہ مشق دوسترم پنجم اختتام کی تقریب چرات میں ہوئی. ISPR کے مطابق 2 ہفتے تک جاری رہنے والے اس مشق کا آغاز 14 اکتوبر کو ہوا تھا. مشترکہ مشق میں پاک فوج کے اسپیشل سروسز گروپ اور قازقستان کی اسپیشل فورسز کی ٹیموں نے حصہ لیا. کمانڈنٹ اسپیشل آپریشن اسکول چراٹ نے اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. پاکستان میں قازقستان کے سفیر اور دفاعی اتاشی بھی تقریب میں موجود تھے. اختتامی تقریب میں مشترکہ مشق دوستارم پنجم میں شریک فوجی دستوں نے پیشہ ورانہ مہارت کے اعلیٰ معیار کا مظاہرہ بھی کیا. مشرق وسطی کی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کریں گے. اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری. غزہ کے جنوبی علاقے میں اسرائیلی فورسز کے فائرنگ سے ایک بچے سمیت 3 فلسطینی شدید زخمی ہو گئے ہیں. غزہ کے وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹے کے دوران اسرائیلی فورسز کے حملوں میں 19 افراد شہید جبکہ متعدد زخمی ہوئے. اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق غزہ میں اس وقت 15 لاکھ افراد کو فوری طور پر انسانی بنیادوں پر امداد کی ضرورت ہے. غزہ شہر میں 83% عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں. 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والی اسرائیلی جارحیت سے شہداء کی مجموعی تعداد 68,519 ہو گئی ہے. حماس اور دیگر فلسطینی تنظیموں نے غزہ کو ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کرنے پر اتفاق کر لیا ہے. قاہرہ میں مختلف فلسطینی تنظیموں کے اجلاس کے بعد حماس نے اعلان کیا کہ یہ اجلاس قومی یکجہتی کی بحالی کے لیے ایک جامع قومی مکالمے کی تیاریوں کا حصہ تھے. غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل میں اسرائیلی رکاوٹیں اب بھی جاری ہیں. جنگ بندی کے 2 ہفتے بعد بھی غزہ میں بھوک اور پیاس کے ڈیرے ہیں. جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کا 47واں سربراہی اجلاس ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں کل سے شروع ہو رہا ہے. سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے عالمی اور علاقائی رہنما کوالالمپور پہنچ رہے ہیں. اجلاس میں امریکہ، جنوبی افریقہ، برازیل، جنوبی کوریا کے صدور، چین، جاپان، آسٹریلیا، کینیڈا اور نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم شریک ہوں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اجلاس کے دوران آسیان رہنماؤں کے ساتھ عشائیے میں شریک ہوں گے. وہ کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے درمیان امن معاہدے پر دستخط کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے. کچھ قومی خبریں شامل کریں گے. آپ کو بتائیں گے مسلم لیگ نون کے رہنما ریٹائرڈ کیپٹن محمد صفدر نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے. ہری پور کے ایلیمنٹری کالج گراؤنڈ میں منعقدہ عظیم الشان سالانہ تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ رہتی دنیا تک انسانیت کی فلاح کا ذریعہ ہے. تمام مکاتب فکر تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں متحد ہیں. سپریم کورٹ نے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی عوام دوست عدالتی اصلاحات کے حوالے سے پیش رفت کی تفصیل جاری کر دی ہے. سپریم کورٹ کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اصلاحات کا مقصد عدالتی نظام میں شفافیت اور انصاف تک عوام کی رسائی بہتر بنانا ہے. اہم اقدامات میں مقدمے کے انتظام کا ڈیجیٹل نظام، ای فائلنگ، آن لائن کاز لسٹس اور مقدمات کی فوری ٹریکنگ شامل ہیں. وفاقی وزیر صحت سعید مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ صحت کے شعبے میں اصلاحات لا رہے ہیں. وہ کراچی میں ہیلتھ ایشیا نمائش کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. تفصیل بتا رہی ہیں نارین آصف اپنی رپورٹ میں. وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پاکستان ہر سال $50 کروڑ سے زائد کی ویکسین درآمد کرتا ہے. تاہم آئندہ برسوں میں بین الاقوامی معیار کی ویکسین ملک میں ہی تیار کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ ماضی میں طبی مصنوعات کے رجسٹریشن میں 2.5 سے 3 سال لگتے تھے. اب نیا پورٹل متعارف کروایا گیا ہے جس کے تحت اب تک 1300 سے زائد مصنوعات رجسٹر ہو چکی ہیں. پاکستان اس وقت تقریباً $500 ملین سے زائد کی جو ہے ویکسین امپورٹ کرتا ہے اور ہم ان ویکسین
سینز کو انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے سالوں میں یہیں بنانے جا رہے ہیں، پاکستان میں بنانے جا رہے ہیں، اور نہ کہ صرف یہاں بنائیں گے پاکستان کے لیے، بلکہ ہم ایسی پروڈکٹ بنائیں گے جو کہ ہم دنیا میں یہاں سے ہم ایکسپورٹ کر سکیں. تو آئندہ آنے والا وقت انشاءاللہ تعالی فیوچر جو ہے وہ پاکستان کی پراسپیرٹی کا ہے، پاکستان کی جو ہے وہ نیک نامی کا ہے، اور بزنسز کے گرو کرنے کا ہے. اس سے قبل نمائش کے موقع پر پاکستان میں طبی آلات کے فروغ کے حوالے سے منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ آنے والے دنوں میں صحت کے شعبے میں انقلاب آنے والا ہے. چھاتی کے سرطان کے حوالے سے کراچی کے نجی اسپتال میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کہا کہ بروقت تشخیص اور علاج سے اس بیماری سے بچاؤ ممکن ہے. خواتین کو اس بیماری سے بچانے کے لیے گھر کے مردوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ خواتین معاشرے کا اہم حصہ ہیں، صحت مند خاتون ہی صحت مند معاشرہ تشکیل دے سکتی ہے. نورین آصف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، پاکستان کے عوام خوشحالی اور ملک ترقی کی جانب گامزن ہوا. لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں مارکہ حق میں کامیابی حاصل ہوئی اور اب پاکستان کی معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی ہے. پاکستان میں ترقی کے جو بھی منصوبے نظر آ رہے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ہی شروع کیے ہوئے ہیں. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان سے پاکستان میں برطانیہ کے سفیر جان میریٹ نے اسلام آباد میں ملاقات کی. اس موقع پر باہمی دلچسپی کے امور سمیت خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال پر بات چیت ہوئی. ملاقات میں پاک برطانیہ تعلقات بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا. اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے جان ہنری ٹاڈ کی وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں اقوام متحدہ کی دنیا بھر میں روڈ سیفٹی کے حوالے سے کاوشوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. وفاقی وزیر مواصلات نے شاہراہوں اور موٹر ویز پر محفوظ سفر یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ موٹر ویز پر حد رفتار کی سختی سے پابندی یقینی بنا رہے ہیں. اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے پاکستان کی روڈ سیفٹی کی کوششوں کو سراہا. وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے لاہور میں سیلاب متاثرین میں راشن تقسیم کیا، جس کی تفصیل بتا رہی ہیں اسکا مقصود. پنجاب بھر میں سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کا سلسلہ جاری ہے. لاہور میں سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان کی تقسیم بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. اس موقع پر چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے کہا کہ مشکل کی ہر گھڑی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر متاثرین کی بحالی کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں. ہماری ٹیم جو ہے دن رات ان علاقوں کے اندر کام کرتے رہے، گھر گھر تک پہنچے جہاں پر مویشیوں سے لے کے جانوروں سے لے کے املاک سے لے کے لوگوں کا خیال رکھا گیا. اس علاقے کے اندر بھی چاہے میڈیکل کیمپ لگانے تھے، چاہے راشن کی تقسیم تھی، ہم دن رات اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے، آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کی خدمت کرتے رہے. رانا مشہود احمد خان نے سیلاب متاثرین کے لیے امداد کی فراہمی پر UAE کی حکومت کا شکریہ ادا کیا. اس موقع پر 1500 سیلاب سے متاثرہ خاندانوں میں چینی، آٹا، دالیں، چاول اور دیگر ضروری اشیاء تقسیم کی گئیں. اسکا مقصود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید. ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہے گا. آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت لسبیلا، چھور، تربت، شہید بے نظیر آباد اور مٹھی میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ کھیل بھائی چارے اور امن کو فروغ دیتے ہیں. کرکٹ محض ایک کھیل نہیں بلکہ مختلف ممالک کے عوام کو آپس میں جوڑنے کا سبب بھی ہے. تفصیل جانتے ہیں محمد مظہر عباس سے. کھلاڑیوں کے اعزاز میں عشائیہ کی تقریب میں پہنچنے پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جنوبی افریقہ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں سے ملاقات کی. ملاقات میں گفتگو کے دوران وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. عشائیہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں.
जनूबी अफ्रीका के साथ क्रिकेट समेत मुख्तलिफ शोबों में शानदार ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान में जारी क्रिकेट सीरीज दोनों मुल्कों के दरमियान खेलों के गहरे ताल्लुकात और बाहमी एहतराम की अलामत है। Cricket is a game which promotes fraternity, friendship and connectivity like all other sports in this world. Cricket is also meant to mend fences and bridge gaps. And this is what spirit of cricket is all about. वज़ीर आज़म ने कहा कि दोनों ममालिक ने क्रिकेट के अजीम खिलाड़ी पैदा किए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बैनुल-अक़वामी खेलों के फ़रोग़ और खेलों के बड़े इवेंट्स की मेज़बानी के लिए साजगार माहौल को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इआदा किया। इस मौके पर जनूबी अफ्रीका टीम की इंतज़ामिया और खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सीरीज़ एक यादगार तजुर्बा है। शायकीन ने दिल खोल कर दाद दी। इशाइये में वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, जाम कमाल खान, मोहसिन नकवी, अताउल्लाह तारड़, वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी समेत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदारों ने भी शिरकत की। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। भारत में गैर मुल्की खिलाड़ी भी महफूज ना रहे। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए भारत में मौजूद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के साथ मोटरसाइकिल सवार की जानिब से नाज़ेबा हरकत का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सामने आया, जिसने भारतीय नाकस इंतजामात का पोल खोल दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय शहर इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की वुमेन क्रिकेटर्स जब होटल से कैफेटेरिया के लिए निकली तो मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स ने ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर्स के साथ गैर अखलाकी हरकत की और फरार हो गया। ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ियों ने वाक़े की इत्तला फौरी तौर पर टीम सिक्योरिटी ऑफिसर को दी। इलाके की सीसीटीवी फुटेजेस निकलवाई गई और मुतल्लिका शख्स को हिरासत में ले लिया गया। मकामी पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम का इससे पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। क्रिकेट शायकीन के मुताबिक आईसीसी के इतने बड़े इवेंट में शरीक टीमों की खिलाड़ियों के साथ इस तरह का अफसोसनाक वाक़या पेश आना भारतीय इंतजामात पर संजीदा सवालात को जन्म देता है। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप के 26वें मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से हरा दिया। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया गया। इंदौर में खेले गए मैच में जनूबी अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स का सामना न कर सकी और 24 ओवर्स में 97 रन बनाकर आउट हो गई। जनूबी अफ्रीका की 7 बैटर्स सिंगल फिगर में ही आउट हो गई। कप्तान लॉरा वॉलवर्ट 31 रन के साथ नुमायां बल्लेबाज रहीं। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से इलाना किंग ने 7 ओवर्स में 18 रन के एवज 7 खिलाड़ियों को आउट किया। ऑस्ट्रेलिया ने 98 रन का हदफ 16.5 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। बेथमोनी ने 42 रन स्कोर किए। जॉर्जिया वॉल ने 38 रन स्कोर किए। मैच के साथ ही मेगा इवेंट की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गया। बुध को पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। जुमेरात को दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। गवर्नर हाउस लाहौर में 2 रोज़ा क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। पहले रोज गवर्नर 11, एंकर्स 11, एक्टर्स 11 और डिप्टी स्पीकर 11 की टीमों के दरमियान मैचेस खेले गए। पहले मैच में गवर्नर्स 11 ने एक्टर्स 11 को 9 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मैच में एंकर्स 11 ने डिप्टी स्पीकर 11 के खिलाफ 3 रन से कामयाबी हासिल की। तीसरे मैच में गवर्नर 11 ने डिप्टी स्पीकर 11 को 76 रन से शिकस्त दे दी। इस मौके पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि गवर्नर हाउस में टूर्नामेंट कराने का मकसद सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग देना और दुनिया में पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को उजागर करना है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल ने कहा कि टूर्नामेंट के इनेकाद पर गवर्नर के शुक्रगुजार हैं। इससे सियासी हम आहंगी को फरोग मिलता है। अमेरिकन मेजर लीग सॉकर में इंटर मियामी ने नेशविल को शिकस्त दे दी। फ्लोरिडा में खेले गए मैच में इंटर मियामी ने नेशविल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। लियोनेल मेसी ने 2 गोल और 1 असिस्ट के साथ टीम की फतह में अहम किरदार अदा किया। फातेह टीम की जानिब से ताबियो आइलैंडर ने भी 1 गोल किया। नेशविल की तरफ से वाहिद गोल हानी मुख्तार के हिस्से में आया। इंटर मियामी की यह मुसलसल 6ठी फतह है। नाज़रीन, खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।